जो मिशनरी साथी होता है उसका कोई व्यक्ति नहीं होता। जो मिशनरी व्यक्ति होता है, पदाधिकारी होता है, सम्मानित साथियों, उसका कोई सगा संबंधी, कोई मित्र, कोई दोस्त नहीं होता। जो बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति होता है, अगर कोई ये कहे कि आप प्रदेश अध्यक्ष के व्यक्ति हो, अगर कोई कहे आप बेनीवाल के व्यक्ति हो, नहीं भाई। अगर आपको कोई पूछे आप किसके व्यक्ति हो, आपको केवल कहना कि मैं बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति हूं, किसी का व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति विशेष का वजन बढ़ाओगे, ये आप देखते भी आ रहे हैं, व्यक्ति विशेष का वजन बढ़ाओगे, उसका वजन ज्यादा करोगे, जिस दिन ज्यादा वजन हो गया वो अपने वजन को लेकर के दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलने का काम करेगा। उस मिशन का वजन बढ़ाओ, उस बहन जी का वजन बढ़ाओ, उस पार्टी का वजन बढ़ाओ जहां से आपके हक अधिकार मिलने वाले। बात बहुत सारी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि आज हमारे बीच में से एक साथी बहुत अच्छे थे, मुकुल विश्वास जी, जो जोन के प्रभारी थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी जगह को भरना है और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखना है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद तो मैं चाहूँगा कि मैं अब अपना पूरा समय माननीय श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनको देना चाहूँगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। তো এইভাবেই মুভমেন্টটা বঞ্চিত বা এরা কষ্ট করে দাঁড়িয়ে, যার ইতিহাস যারা জানে তারাই জানে কিভাবে কষ্ট করে দাঁড়িয়েছে। তো সেই জন্য এ তো অনেক আছে, তো আজকে যিনি আমাদের বেশি না বলে আর হচ্ছে যে 14 তারিখ বাবা সাহেবের যে জন্মদিন, সেই দিন বহুজন সমাজ পার্টির শিয়ালদা থেকে বাবা সাহেব মূর্তি পর্যন্ত আমরা দুটো স্টার্ট, টাইম দেওয়া হচ্ছে 1টায়, পোস্টার হবে 1টায়, দুটোই আমরা শিয়ালদা থেকে স্টার্ট করব, বাবা সাহেবের মূর্তি পর্যন্ত যাব পদযাত্রা করে। সেই ব্যাপারে আপনারা এই করবেন। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের রাজ্যের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর মাননীয় রণবীর সিং বেনিওয়াল জি। तालियों में बड़ी कंजूसी है भाई। तालियां 3 प्रकार की होती हैं। तालियां नंबर 1 उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने हमें सम्मान से जीना, चलना और सत्ता में भागीदारी निभाने का हौसला प्रदान किया, उन महापुरुषों के लिए तालियां। जिन लोगों की समझ में हिंदी आती है वो समझें, और जो समझ नहीं सके वो देखते रहें। सोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग सो जाते हैं बैठे बैठे। हम लोग भी बूथ के व्यक्ति हैं, बूथ और सेक्टर से चले हुए उसी सफ़रनामे को, उसी रास्ते को, उसी मंजिल को तय करके हम लोग भी सेक्टर से लेकर के 1995 से चल करके सेक्टर अध्यक्ष से और आज हम लोग नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आपके बीच में खड़े हैं। दूसरे जो सेकंड नंबर की तालियां होती हैं वो उन मातृ शक्ति के लिए होती है जिन्होंने अपने परिवार को, कुटुंब को संभाल करके, बच्चों को संभाल करके आपका पूरा वर्क देखती हैं, जो महिलाएं, और आपको मिशन में काम करने की इजाज़त प्रदान करती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए तालियां। और तीसरे नंबर की जो तालियां हैं, थर्ड नंबर पे उन पुरुषों के लिए
उन सभी मिशनरी साथियों के लिए जो लोग ईमानदारी और निष्ठा से विपरीत परिस्थितियों में भी मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए तालियां। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी को नमन करते हुए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 टर्म रही सीएम, उनको मैं आदर्श नेता मानते हुए आज पश्चिम बंगाल की इस प्रदेश स्तरीय स्टेट लेवल की मीटिंग को आप लोगों ने सफल बनाया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मंच पर उपस्थित हमारे बीच में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर बड़े भाई धर्मवीर अशोक जी, जिन्होंने अभी आपके बीच में बड़े शिद्दत और ईमानदारी से कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह करके आपके बीच में एक संदेश छोड़ने का काम किया। मंच पर उपस्थित स्टेट के प्रेसिडेंट, संचालनकर्ता और पूरी स्टेट की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, असेंबली कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, सभी का सम्मान करते हुए सम्मानित सभी मातृशक्ति बीबीएफ के हमारे जवान, बामशेप के सभी गणमान्य व्यक्ति, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सम्मानित साथियों, एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार हुआ करती थी और पूरे देश में उस टाइम पे एक हलचल थी, खुशियां थी और वो खुशियां पूरे देश में उत्तर प्रदेश के 20% लोगों को मिला करके पूरे देश में खुशियां मना करके सरकारों का आनंद लेने का काम किया। लेकिन वो सरकारें कैसे बनी? महापुरुषों ने हमारे बीच में बहुत सारी कठिनाइयां झेल करके, अभी आपके बीच में बता रहे थे अध्यक्ष जी कि साइकिल यात्रा में कुछ लोग शामिल हुए। बहुत सारे लोग हैं जो मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के साथ जिन्होंने आंदोलन में काम किया। इस विपरीत परिस्थिति में आप लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। जो लोग विपरीत परिस्थिति में आंदोलन के साथ खड़ा होकर के आंदोलन को चलाने का काम करता है, निश्चित तौर पर वही व्यक्ति एक सच्चा सिपाही होता है। और ये मिशन जब मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने स्टार्ट किया, उस टाइम पे मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने समाज को इकट्ठा करने के लिए वो मजबूती से कुछ किसी बात को रखते थे और उन्होंने एक बात रखी थी कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज राजनीति की तरफ अपना भविष्य मजबूत नहीं कर सकता। तो जब मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने ये देखा
कि मैं अपने समाज की पहले जड़ें देख लूं, मजबूत हैं या नहीं। तो जब जड़ें देखने के लिए मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी चले तो समाज की जड़ें ही नज़र नहीं आई। साहब ने सोचा पहले जड़ें बनानी पड़ेंगी, फिर उनको मजबूत करना पड़ेगा, फिर कहीं जा कर के इनको राजनीति की तरफ हम मजबूत करने का काम करेंगे। तो साहब ने पहले बामसेब बनाई, उसी तर्ज पे जड़ें बनाई, बामसेब को मजबूत किया। फिर हमारे जो जिम्मेदार कैडराई वर्कर थे उनको संगठन के माध्यम से संगठित किया, यानी कि जड़ें बनाई, फिर जड़ों को मजबूत करने का काम किया। और जब जड़ें मजबूत हो गई तब बहुजन समाज पार्टी का स्ट्रक्चर ढांचा तैयार करने का काम किया। और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी बहुजन समाज पार्टी का जो स्ट्रक्चर तैयार किया, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी का साहब ने ये ढांचा आपके बीच में, ये स्ट्रक्चर आपके बीच में देने का काम किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेक्टर कमेटी का काम, बूथ कमेटी का काम, जिला कमेटी का जो कार्य है, जो वर्क्स है, इसको करने से फ़ायदा क्या होगा और इस काम को हमें बार बार क्यों देने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, जब तक आपका बूथ लेवल का, सेक्टर लेवल का, विधानसभा और जिला लेवल का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, तब तक आप लोग सरकार की तरफ हिस्सेदारी की सोच भी नहीं सकते। हमारा स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। और वो स्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा? जब तक हमारा सेक्टर का अध्यक्ष, जो सेक्टर का प्रेसिडेंट है, सरकार वही बनाता है, सरकार मंच नहीं बनाता। कभी भी किसी भी सरकार का गठन करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट्स का गठन करने के लिए गवर्नमेंट्स अगर कोई बनाता है, वो सेक्टर का प्रेसिडेंट और बूथ का प्रेसिडेंट बनाता है। हम सोचते हैं कि बड़ा पदाधिकारी सरकार बना ले, नहीं बना सकता। जब तक सेक्टर और बूथ का कार्यकर्ता, हमारा बूथ का जो वर्कर है, जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक सरकार की तरफ सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम आपके बीच में ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने दिया, और वो उस स्ट्रक्चर के तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण यानी कि अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल थे, उस टाइम पे अंतिम संस्कार के लिए गए और अंतिम संस्कार करके वापस आए, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री 1947 में जवाहरलाल नेहरू सरकार बनाई। हमने तो कभी सरकार का सपना नहीं देखा सम्मानित साथियों, ना ही सरकार में हम लोग भागीदारी निभा पाए। ये सपना भी हमें मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने दिखाने का काम किया। अपनी सरकारें आज़ादी के बाद भी उन्हीं की बनवाते आ रहे। हम लोग बैकवर्ड के लोग 52%, हम लोग भी लगभग 20-22%, और फिर सम्मानित साथियों मुस्लिम वर्ग के लोग भी हमारे बीच में 20-22%, लगभग 85% का फार्मूला जो मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने आपके बीच में दिया था। इतनी संख्या होने के बाद भी, इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी हम लोग उनकी सरकार बना रहे हैं जो लोग 10 से 5%, 6%, 8%, 15%, इतने परसेंट लोगों की हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। इतिहास
किसी कड़ी को उठा करके देख लो, चाहे 47 में आप लोगों के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, फिर उसके बाद 64 में लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, उनकी गवर्नमेंट रही। उसके बाद 66 में फिर दोबारा से इंदिरा गांधी रिपीट हुई। फिर 77 में मोरारजी देसाई, 79 में चौधरी चरण सिंह, 80 में फिर वापस रिपीट हुई इंदिरा गांधी, और 84 में राजीव गांधी, और 89 में, केवल 89 में हमें थोड़ा सा मौका मिला टेलर्स दिखाने का, जब हमारे 3 एमपी जीत करके यहाँ पे लोकसभा में पहुँचे। उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी एमपी थी, उस टाइम पे लोकसभा मेंबर थी। उसमें हमें भागीदारी निभाने का थोड़ा सा मौका मिला, और उस थोड़ी सी ताकत पे केवल 3 मेंबर के सहारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न का दर्जा और बैकवर्ड को मंडल कमीशन की रिपोर्ट का दर्जा उस टाइम दिया गया। सम्मानित साथियों, ये आप कैडर के लोग हैं, सबको पता है। उसके बाद फिर सरकारें जो बनती गई, क्योंकि मनुवादी लोगों को ये पता था कि बैकवर्ड के लोग अगर इनके साथ इकट्ठे हो गए तो सरकार इन्हीं की बनेगी। उस सरकार को तुरंत गिरा दिया गया। उस टाइम की जो जनता पार्टी थी, उन्होंने उस सरकार को गिरा दिया, सम्मानित साथियों। और फिर 91 में आपके बीच में नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव 91 में, और 96 में एचडी देवगौड़ा, और 97 में आपके बीच में वाई के गुजराल, और 98, 99 अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार 2004 में मनमोहन, फिर कांग्रेस की सरकार वापस आप लोग ले आए, और 2014 से कंटिन्यू बीजेपी का आपके बीच में आप लोग उनकी सरकार बनाते आ रहे हैं। तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? सोचने का विषय यह है कि हम 85 से 90% लोग, हमारा नंबर कब आएगा? हमारी एक पीढ़ी चली गई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फिर दूसरी पीढ़ी भी चली गई, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के रूप में दूसरी पीढ़ी भी हमारी चली गई। फिर तीसरी पीढ़ी हमारे पास बहन कुमारी मायावती जी इस टाइम पे जिंदा देवी के रूप में आपके बीच में है, और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी भी सिखाते चले गए कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो, ये अपना घर है। अगर कोई अपना घर है वो बहुजन समाज पार्टी है। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी भी कहते चले गए। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी बार बार आपके बीच में निर्देश कर रही हैं, बार बार आदेशित कर रही हैं कि आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा करो, आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी, असेंबली कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी को तैयार करो। बहन जी कहती है, बार बार एक ही वर्क देती हैं। क्यों? इसलिए देती हैं सम्मानित साथियों कि जब तक हमारे बीच में सपोर्टर नहीं होगा, वोटर कभी सरकार नहीं बनाता, वोटर कभी सरकार नहीं बनाता, सरकार हमेशा सपोर्टर बनाता है। स्तंभ जहां खड़ा होगा, पिलर जहां खड़ा होगा, मजबूत चौकीदार जहां खड़ा होगा, पहरेदार जहां खड़ा होगा, वहां पर सरकार बनेगी। और वो स्ट्रक्चर जो बहन जी बोल रही हैं कि स्ट्रक्चर बनाओ, वो हमारे पिलर हैं, वो हमारे स्तंभ हैं। मजबूत पिलर अगर खड़े होंगे मोहल्ले में, गली में, हमारे बीच में, सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर
अगर हमने अपना स्ट्रक्चर बना लिया जैसा बहन जी ने निर्देश किया है, उस निर्देशन में अगर पूरी तरह से आप लोगों ने सेक्टर बूथ कमेटियां बना ली तो निश्चित तौर पर आप लिखवा लो सम्मानित साथियों, सरकार में भागीदारी होगी आप लोगों की। आप गवर्नमेंट बनाएंगे अपनी। और इसमें गवर्नमेंट बनाने के लिए आपके सामने बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आने का काम करती हैं। वो विरोधी पार्टी जो लोग हैं उनके माध्यम से या स्थानीय जो गवर्नमेंट्स है, राज्य स्तर पे स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट्स है, उसके माध्यम से बहुत सारे आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं। हम समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं सम्मानित साथियों, लेकिन संघर्ष करने वाले का ही इतिहास लिखा जाएगा। संघर्ष नहीं करोगे तो इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास तभी लिखा जाएगा जब आप संघर्ष में शामिल होंगे, और उन्हीं लोगों का इतिहास लिखा गया है जिन लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। और सम्मानित साथियों, आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अमेंडमेंट रोज हो रहे हैं, तीसरे दिन चौथे दिन अमेंडमेंट हो रहे हैं, लेकिन संविधान बचाओगे कैसे? जिन लोगों ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी, जिन महापुरुषों ने, मान्यवर सात श्री कांशीराम जी ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी, जिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको तो भूलते जा रहे हैं। उनकी बात मानने का काम नहीं कर रहे। हम बात मान रहे हैं उनकी, जो संविधान की किताब को हाथ में उठा करके ड्रामा करने का काम कर रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं हम लोग। हम लोग सोच रहे हैं कि ये संविधान बचाने का काम कर लेगा। जो लोग संविधान की किताब को हाथ में उठा करके, संविधान की बुक्स हाथ में ले करके और दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, कैसे रक्षक होंगे भाई? उल्टा पानी नहीं बहता ना, उल्टी तरफ को पानी कभी नहीं बहता। कैसे वो लोग संविधान के रक्षक हो सकते हैं? जिन लोगों ने संविधान को खत्म करने का बीड़ा उठाया, जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब अंतिम संस्कार करके आए, जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे उस टाइम पे कि इस देश से क्रांति का दिया बुझ गया, इस देश से क्रांति का दिया बुझ गया, अब ये दिया जलाने वाला कोई नहीं आएगा। ये शब्द थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। लेकिन सम्मानित साथियों, उस दिए को जलाने के लिए, उस चिराग को जलाने के लिए, उसको रोशन करने के लिए मसीहा आपके बीच में पहले ही पैदा हो चुके, और उनका नाम था मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी। उन्होंने इस देश में इतने अम्बेडकर बीज बो दिए, अम्बेडकर नाम के इतने बीज इस देश में बोए गए, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के माध्यम से और बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से इतने बीज बो दिए कि इस देश में आज करोड़ों करोड़ों अम्बेडकर पैदा हैं, करोड़ों अम्बेडकर हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। हम सब कहते हैं मैं कैसे कांशीराम हूँ, हम सब कहते हैं मैं अम्बेडकर हूँ, हम लोग कहते हैं, बोलते हैं, अपने वक्तव्य में बोलते हैं कि मैं अम्बेडकर हूँ, मैं कांशीराम हूँ, लेकिन कांशीराम की बात को पहरा नहीं दे रहे हम। उनका जो सब्जेक्ट तैयार किया हुआ है, उन्होंने जिस स्ट्रक्चर को तैयार किया है, उन्होंने अपने जीवन को जिस विषय के लिए बलिदान किया, सम्मानित साथियों, आप लोग अपने बच्चे को, अगर आप लोगों का बच्चा तैयार हुआ पढ़ने के लिए, उसको नर्सरी में भेजेंगे, फिर
हायर सेकेंडरी या बड़े स्कूल में, आप कॉलेजेस में भेजने का काम करेंगे। और जब कॉलेज में जा कर के वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो आप सोचेंगे अब ये नौकरी कैसे करे, इसको डिग्री कौन सी दिलाएं। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर्स बनाना चाहता हूं तो MBBS कराएंगे, नीट की तैयारी कराएंगे। अगर आपने ये सोचा मेरा बच्चा इंजीनियर्स बनना चाहिए तो इंजीनियर्स की तैयारी कराएंगे। कुछ लोग जिनके पास आर्थिक मजबूती नहीं होती, वो लोग सोचते हैं मेरा बेटा बाबू बन जाए, कहीं क्लर्क्स बन जाए या चपरासी ही बन जाए, लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए। और वो उसी तरफ एक टारगेट करता है। उसके जीवन का पूरा मकसद, पूरा टारगेट, पूरा फोकस एक ही चीज़ का होता है कि मेरा बेटा एक डिग्री लेकर के उस डिग्री में कामयाब होकर के इंजीनियर्स बन जाए, यही होता है बस। लेकिन बाबा साहब ने जो डिग्रियां ली हैं वो नौकरी के लिए नहीं ली। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नौकरी के लिए डिग्रियां नहीं ली। उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ी समय समय पे उन्हीं डिग्रियों को लेने का काम किया। वो डिग्री उनके किसी काम की नहीं थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के डिग्री काम की नहीं थी। उन्होंने डिग्रियां आप लोगों के लिए ली हैं, हम अपने लिए नहीं ली, आपके बच्चों के लिए ली हैं। आपके बच्चों का अधिकार सुरक्षित रहे उसके लिए उन्होंने डिग्रियां ली हैं। और सम्मानित साथियों, हम लोग सोचते हैं कि एक डिग्री लेकर के हमारा बच्चा केवल अपने परिवार का पालन पोषण करे, बस फुल स्टॉप, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग तो जो बाम शेप के लोग हैं वो लोग तो बहाने ही भरते रहते हैं। वो कहते रहते हैं भाई आप किसी 20 ईयर्स के व्यक्ति के, युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके पास जाओ, उनसे कहो भाई मिशन में काम करो, आप पढ़े लिखे बच्चे हो। 20 ईयर्स में भी वो ये कहने का काम करता है कि मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ, उसके बाद मैं मिशन में काम करूँगा। और जब आप लोग 25 ईयर्स वाले के पास जाओगे किसी युवक के, उसको कहने का काम करेंगे कि भाई मिशन में काम करो, आपके पास वक्त है, पढ़े लिखे हो। वो कहने का काम करता है कि मैं अभी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, जब मेरी नौकरी की तैयारी हो जाएगी मैं नौकरी लग जाऊँगा, फिर मैं मिशन में काम करूँगा। 30 ईयर्स पे चले जाओ। वो कहता है कि मेरी अभी नौकरी लगी है और मैं शादी वादी करवा लूँ, सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं मिशन में काम करूँगा। आप 35 पे चले जाओ। वो कहता है कि मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे, शादी हुई है, अभी नई नई शादी हुई है मेरी, और छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये बच्चे थोड़े से सेटल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं मिशन में काम करूँगा। 40 ईयर पे चल जाओ। 40 ईयर्स का व्यक्ति अब तो वो सब कुछ समझने लगा। जब उसको कहेंगे कि महापुरुषों के मिशन में महापुरुषों ने जो बलिदान किया, आपके बच्चों के लिए सब कुछ सुरक्षित किया है, अब आपके बच्चे भी हो गए, अब शादी भी हो गई, जब उसके पास जाओगे मिशन में काम करो, वो कहता है मैं अभी अपने बच्चों के लिए एक मकान बना लूँ, एक कोठी बना लूँ, एक बंगला बना लूँ, उसके बाद मैं मिशन में काम करूँगा। और जब आप 50 वर्ष के व्यक्ति के पास जाओगे, 50 ईयर्स, वो कहता है कि मैंने जो इस मकान के ऊपर लोन लिया है उसको उतारने के लिए मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है, मुझे समय नहीं मिलता, अभी समय नहीं है, और जब समय होगा तब काम करूँगा। और जब आप लोग 60 ईयर्स रिटायर व्यक्ति के, रिटायर पर्सन के पास जाओगे, वो रिटायर पर्सन के पास जब आप जाओगे कि भाई आपको तो पेंशन मिल रही है, आपने तो गाड़ी भी ले ली, बंगला भी खरीद लिया, आपके बच्चे भी सेटल हो गए, बच्चे नौकरी लग गए, जी हाँ लग गए, फिर आप मिशन में काम करो,
वो कहता है कि मिशन में काम करने की मेरी पूरी इच्छा थी जी, मैं चाहता था मिशन में काम करूं, महापुरुषों के बलिदान त्याग तपस्या का कर्ज उतारना चाहता था, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा, घुटनों में दर्द रहने लगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? नहीं हो सकता। हम बहानेबाजी से इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। हम जिस अवस्था में हैं, जिस उम्र में के पड़ाव में हैं, किसी भी एज में हम लोग हैं, जितना भी समय मिलता हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, और किसी भी एंगल से आप लोग अपने मिशन में काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप मिशन में काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो लोग इस पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारी हैं, जो पद पे बैठे हैं, स्टेट के पद पे, जिले के पद पे, डिस्ट्रिक्ट वाले पद पे, या असेंबली सेक्टर बूथ के जो पदाधिकारी हैं, उनके लिए बाउंडेशन है कि वो अपना वर्क छोड़ करके पार्टी का वर्क करें। उनके लिए बाउंडेशन है। क्योंकि सम्मानित साथियों, हमें मिशन को धोखा नहीं देना चाहिए। मेरे पास समय है तो मुझे पार्टी में पद लेना चाहिए, पद ग्रहण करना चाहिए और उसमें काम भी करना चाहिए। और समय नहीं है मेरे पास, या बहानेबाजी है, तो कभी भी पद नहीं लेना चाहिए। और जिसके पास पद नहीं है, जैसे हमारे युवा वर्ग हैं, युवा साथी, सबको पद नहीं मिलते। 50% युवा किसी भी संगठन में आप लोग बहुजन समाज पार्टी के किसी विंग में भरने का काम करें, वो किसी भी स्तर की कमेटी हो, बूथ कमेटी हो, सेक्टर कमेटी हो, जिला कमेटी हो या स्टेट कमेटी हो, 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि उसमें 50%, 50% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और जिनके पास पद नहीं हैं, जो हमारे बच्चे पद पे नहीं हैं, मैं उनके लिए भी प्रचार बता रहा हूँ सम्मानित साथियों। वो भी इस मिशन में काम कर सकते हैं, अपनी आहुति दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं। आप लोग जो मोबाइल हमारे बच्चे रखते हैं, मोबाइल से सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया के टाइम में आप प्रचार कर सकते हैं। हमारे बच्चे कई तरह के प्रचार हैं, वो चाहे फेसबुक के माध्यम से करें, व्हाट्सएप के माध्यम से करें, ट्विटर के माध्यम से करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से करें। 4-5 प्रकार के प्रचार हैं जो हमारे युवा भाई कर सकते हैं। हमारे युवा बच्चे उस प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिनके पास, जिनको मोबाइल भी नहीं चलाना जानते, उनके लिए भी मेरे पास प्रचार है। वो भी चर्चा कर सकते हैं इस पार्टी की, इस मिशन की, वो भी चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई मिशनरी गीत गाने वाला है, मिशनरी गीत मुझे नहीं पता इधर गाते हैं नहीं गाते हैं कोई, लेकिन हमारे इधर बहुत पेश करते हैं, वो मिशनरी गीत के माध्यम से भी बहुजन समाज पार्टी का प्रचार आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और अगर किसी पे गीत भी नहीं आता, मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं, मातृ शक्ति इस तरह की हैं, घर में बैठी हैं, अपने परिवार को संभालती हैं, उनके लिए भी प्रचार है। आप लोग कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हों या किसी बस में सफ़र कर रहे हों, किसी चौक पे बैठे हों, किसी चौराहे पे बैठे हों, किसी दुकान पे सामान लेने जाएं, या किसी प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, सरकारी नौकरी कर रहे हों, या आप लोग हॉस्पिटल्स में पेशेंट देखने जाएं, या किसी बैंक्वेट हॉल में खाना खाने जाएं, आप लोग चर्चा कर सकते हैं। कहीं भी खड़े होकर के, किसी भी जगह खड़े हों, आप लोग चर्चा करें। चर्चा 2 ही शब्दों की चर्चा करनी है। इस बार तो हाथी जीत रहा भाई, हाथी जीत रहा है, हाथी जीत रहा है, ये चर्चा करनी है आपको। 2 ही शब्द हैं, कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी खर्च नहीं करना, 1 पैसा खर्च नहीं करना, आपको ताकत भी नहीं लगानी, आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कोडी भी खर्च करनी नहीं।
और आपको केवल 2 शब्द बोलने हैं, इस बार तो हाथी जीत रहा भाई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। आप लोग चर्चा करें। आप लोग मान लिया आप लोगों ने बैंक्वेट हॉल में खाना खान तो जाते ही है ना भाई, बैंक्वेट हॉल में आपके पास इनविटेशन होता है, खाना खाने जाना, अपनी प्लेट उठाओ, आपके सामने कांग्रेस का व्यक्ति भी होगा, आपके सामने बीजेपी का भी व्यक्ति होगा, यानी कि विरोधी पार्टियों के जो व्यक्ति हैं, हो सकता है उस बैंक्वेट हॉल में वो भी खाना खाने आ रहे हों, क्योंकि जिसके यहाँ शादी होती है वो सभी को इनवाइट कर देता है। और जब आप अपनी प्लेट उठाएंगे, प्लेट में अपने पसंद का खाना लें और चम्मच मुंह में लगाया, चम्मच मुंह में लगा करके कुछ शक्ति नहीं लगनी, कुछ नहीं खर्च होता, मुंह में चम्मच लगाओ, एक बार बोलना है, इस बार तो हाथी जीत रहा भाई, हाथी जीत रहा भाई, इस बार तो हाथी जीत रहा है। आपके सामने जो कांग्रेस का व्यक्ति, दूसरी पार्टी का व्यक्ति खड़ा होगा, वो आपकी तरफ मोटी मोटी आंखें निकाल करके देखेगा, घूरेगा, घूर करके देखेगा, कहेगा कुछ नहीं, बोलेगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बोलेगा नहीं। और जब आप उस प्रचार को बैंक्वेट हॉल में फैलाने का काम करेंगे, फिर वो विरोधी पार्टी का व्यक्ति अपने खेमे में जाकर, यानी कि अपने ऑफिस पर जाकर के ये चर्चा करेगा जाकर के कि इस भाई बैंक्वेट हॉल में हाथी की चर्चा चल रही थी, वो चर्चा करेगा वहां भी जाकर के, क्योंकि उनको डर होगा कहीं हाथी ना आ जाए, हाथी आ गया तो सबको खा लेगा। वो अपने खेमे में जाकर के चर्चा करेगा अपने ऑफिस पे, और जो उनके ऑफिस पे, यानी कि उनकी पार्टीज में जो हमारे भाई, उनके गुलाम, हमारे भाई और उनके गुलाम जो उस पार्टी में बैठे हैं, जब उनके कानों में वो शब्द पड़ेगा कि हाथी की चर्चा चल पड़ी, तो वो लोग उनके महलों में रोशन नहीं करेंगे, अपनी झोपड़ी को रोशन करने का काम करेंगे, वापस आ जाएंगे सब लोग। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपके बीच में जो स्ट्रक्चर दिया है, अगर उसको पूरा कर लें, केवल उसी को पूरा कर लें सम्मानित साथियों, और जो प्रचार हमने दिया है, क्योंकि आप लोग बड़ी बड़ी रैली करके पार्टी का टेम्पू हवा में बना सकते हो। बड़ी रैली से, अगर हम बड़ी रैली करते हैं तो उसमें खर्च भी होगा, बहुत बड़ा खर्च होगा, और खर्च के बाद भी आप लोग उसकी हवा जो बनती है वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए बनती है, उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया की भी ज़रूरत है। सोशल मीडिया के हमारे बच्चे जो हमने प्रचार बताया है उस प्रचार में लग जाएं, उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन सम्मानित साथियों, जो हमने अभी बताया फ्री का प्रचार, आप लोग अगर कहीं भी जाएं, रिश्तेदारी में चले जाएं, आपके फ़ोन में जितने फ़ोन नंबर्स हैं, अगर खाली उन्हीं को कह दो कि हाथी को वोट देना भाई, इस बार हमें हाथी जिताना है, केवल इतना ही प्रचार, फ़ोन जितने नंबर आपके फ़ोन में, चाहे विरोधी का नंबर हो चाहे अपना हो, रिश्तेदार का हो या दोस्तों का हो, सम्मानित साथियों, उन सभी को फ़ोन करें निडर होकर के। जहां बहुजन समाज पार्टी की बात चले, गर्दन मत झुकाना। बहुजन समाज पार्टी की जहां बात चले, गर्दन मत झुकाना, क्योंकि ये पार्टी उन महापुरुषों के त्याग और तपस्या का प्रसाद है जो आपके बीच में धरोहर छोड़ के गए हैं, जो आपके बीच में उस धरोहर को छोड़ के गए हैं कि आप संभालो। बाबा साहब ने कहा कांशीराम जी संभालो, इशारा करके गए, और साहब कांशीराम जी ने कहा बहन जी को कि संभालो बागडोर। और बहन जी सम्मानित साथियों आज आपके बीच में है, वो आपको रात दिन एक ही चीज़ कह रही है कि संभालो इस देश को, इस देश की सत्ता पर कब्जा करो। और हमारे बच्चे हुड़दंगबाजी को मिशन समझने लगे। जो हुड़दंग
समझते हो हुड़दंग? जो हुड़दंगबाजी, कहीं झगड़े पिसाद हो गया, उसको ही मिशन समझने लगे। ये मिशन नहीं है। हम कभी भी तीर के बल पे, तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर हम कभी राज नहीं ले सकते, कभी नहीं मिलेगा। इससे बड़ा आपके पास कोई हथियार नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके बीच में दिया है। कोई हथियार नहीं है। बिना बोले, बिना कुछ करे, बिना कुछ दिखाए, बिना प्रदर्शन किए हम लोग वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तलवार चलाओगे दिखानी पड़ेगी, बंदूक चलाओगे दिखानी पड़ेगी, तीर चलाओगे दिखाना पड़ेगा, और जब आप दिखाओगे लोग आपको छोड़ेंगे ही नहीं, चलाने से पहले ही खत्म कर देंगे। एक ही हथियार है वोट का जो बिना दिखाए आप लोग चला सकते हैं, और बिना दिखाए चलाएंगे, पता किसी को चलेगा ही नहीं और सरकार हमारी बन जाएगी। इसलिए सम्मानित साथियों, हम आपके बीच में निवेदन करना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बीच में कि आप लोग बड़ी शिद्दत से के साथ अपने बच्चों के अंदर उस कैडर को भरने का काम करो, क्योंकि जाना तो सबको है सम्मानित साथियों, हम भी जाएंगे और जो पैदा हो गया इस दुनिया में, इस धरती पे, वो चला जाएगा। लेकिन कुछ करके जाओगे, अगर कुछ करके जाओगे तो ठीक, अगर कुछ करके नहीं जाओगे, आपने दिमाग भी इस्तेमाल नहीं किया, आपने हाथ पैर इस्तेमाल नहीं किए, आपने जुबान इस्तेमाल नहीं की, तो जलना तो फिर भी है। अंत समय में, अंतिम समय में जलना तो है। हमारा जितना भी स्ट्रक्चर है, हमारे जितने भी कल पुर्जे हैं शरीर के अंदर, वो जलने हैं, नष्ट होने हैं। और अगर इस्तेमाल कर लिए, जितने बचे हुए वो नष्ट होंगे। अगर हमने सारे इस्तेमाल कर लिए तो अच्छी बात, और नहीं, कुछ भी नहीं करा, अगर कुछ भी ना किया तो सम्मानित साथियों वो जलने ही जलने हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपने बच्चों के लिए, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये संविधान ना बचा पाए, आप लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये संविधान ना बचाया, दूसरे लोगों पे विश्वास करते रहे, तो एक दिन हमारे जाने के बाद हमारी जो तस्वीर है वो दीवार पर, वाल पर टंगी होगी। हमारे बच्चे उस तस्वीर को दीवार पर टंगाने का काम करेंगे, और 1 वर्ष के बाद, 1 ईयर्स के बाद, आफ्टर, जब हमारे बच्चे उस तस्वीर को देख करके उस पे से धूल झाड़ेंगे, धूल, जो धूल होती है मिट्टी की, उस पे से मिट्टी झाड़ने का काम करेंगे। और अगर संविधान लुट गया तो हमारे बच्चे उस तस्वीर को कहा करेंगे कि पिताजी, पापा जी, भाई जी, ब्रदर जी, आप लोग कहाँ थे जब ये संविधान लूट रहा था? आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब ये संविधान लूटने का काम लोग कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? हम अपने बच्चों की सामने अपराधी की श्रेणी में खड़े होने का काम करेंगे। अगर हमें अपने बच्चों के सामने अपराधी की श्रेणी में खड़े होना है तो कुछ मत करना, कुछ नहीं करना। और अगर हम सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना है, मुझे अपने बच्चों को कैडर सिखा के जाना है, मुझे अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने आप को न्यौछावर करके जाना है, मुझे अपने बच्चों की हिस्सेदारी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए संविधान बचा करके जाना है, तो सम्मानित साथियों इस मिशन में आज से ही लग जाओ। आज से ही आप लोग इस मिशन में लग जाओ और आज से इस मिशन में काम करने के बीड़ा उठा लो सम्मानित साथियों, क्योंकि ये मिशन विपरीत परिस्थितियों में सम्मानित साथियों आप ही संभालने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, मैं अंत में अपनी बात को इसी आशा और विश्वास के साथ ख़त्म करूंगा कि आप लोग बस मेरी एक रिक्वेस्ट यहाँ से लेके जाना, मान के जाना, दिमाग में बिठा के जाना। और सम्मानित साथियों, अगर आप लोगों ने आज से इस प्रचार को, इस चर्चा को, जो मैंने फ्री में दिया आपको फार्मूला, फ्री का, कुछ नहीं करना,
जहाँ भी जाएं हाथी जीत रहा है भाई, जहाँ भी जाएं हाथी जीत रहा है, हाथी जीत रहा है। अगर ये फार्मूला यहाँ से आप लेकर के चले गए और जहाँ भी जाए रिश्तेदारी में आपका कोई सगा संबंध नहीं है, जो मिशनरी साथी होता है उसका कोई व्यक्ति नहीं होता, जो मिशनरी व्यक्ति होता है, पदाधिकारी होता है, सम्मानित साथियों, उसका कोई सगा संबंधी, कोई मित्र, कोई दोस्त नहीं होता। जो बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति होता है, अगर कोई ये कहे कि आप प्रदेश अध्यक्ष के व्यक्ति हो, अगर कोई कहे आप बेनीवाल के व्यक्ति हो, नहीं भाई। अगर आपको कोई पूछे आप किसके व्यक्ति हो, आपको केवल कहना कि मैं बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति हूं, किसी का व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति विशेष का वजन बढ़ाओगे, ये आप देखते भी आ रहे हैं, व्यक्ति विशेष का वजन बढ़ाओगे, उसका वजन ज़्यादा करोगे, जिस दिन ज़्यादा वजन हो गया वो अपने वजन को लेकर के दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलने का काम करेगा। उस मिशन का वजन बढ़ाओ, उस बहन जी का वजन बढ़ाओ, उस पार्टी का वजन बढ़ाओ जहाँ से आपके हक अधिकार मिलने वाले हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को इसी आशा और विश्वास के साथ ख़त्म करूँगा कि आप लोग जहाँ भी जाएं इस चर्चा में लग जाएं, जिस टाइम भी जिस भी परिस्थिति में हो आप लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करें। जय भीम, जय भारत।